गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टिंकू, अभिषेक, गोविंद पाल जी, रिचा, गोरेला, अनुज अग्रहार, राहुल गुप्ता जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चा पार्टी। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था कि कल हम राज्य टॉपिक पढ़ रहे थे और उसे फिनिश कर चुके थे, और मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मैं इसमें भी थोड़ा सा खोल लेती हूँ ताकि आपके कमेंट में यहाँ देख पाऊँ। यहाँ से थोड़ा सा दूर बैठता है मेरे लिए, फ़ोन में देख लूँगी। मैंने आपसे ये चीज़ भी विशेष तौर पे कही थी कि कुछ चीज़ें मैं आपको कल नोट कराऊंगी और फिर हमारा स्टेट जो है ख़त्म हो जाएगा। कल मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दिए थे। पहले आप मुझे बताओ वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप बना पाए या नहीं बना पाए, और फिर आज मैं आपको बता दूंगी कि हमारी कितनी क्लासेस फाइनल रह गई हैं। जल्दी से बताओ कि आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बना पाए थे या नहीं बना पाए थे। जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, मुझे लगा आज क्लास नहीं होगी मैम जी। नहीं नहीं बेटा, वो सर क्लास जब खत्म करते हैं मैं उसी की बात शुरू कर पाती हूँ। टाइम नहीं मिल पाता, रिवीजन कैसे करें? आवाज कैसे नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है बेटा, आवाज तो आ रही है मेरे सोने। स्क्रीन क्लियर नहीं है, एक बार बाहर निकल के फिर से आओ। मैं एकदम बढ़िया हूँ बच्चा। हाँ, मिले, कर पाए आप? ठीक है, बहुत बढ़िया, कर पाए, कर पाए, बहुत बढ़िया। 26 सही हुए 35 में से बिना रिवीजन के। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बहन कराएगी रिवीजन, उस पर टेंशन नहीं लेना। पहले तो ये चीज समझ लो अच्छे तरीके से। आज की क्लास के बाद बेटा हमारा रह जाता है भाग 7 एंड 11, दोनों साथ लपेटूंगी क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। केंद्र व राज्य के संबंध समझने हैं। क्या समझना है? केंद्र और राज्य के संबंध समझने हैं तुम्हें, और मैं ये संबंध करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है ना। और केंद्र और राज्य के संबंध जब आप समझ लोगे तो उसके बाद एक तो टॉपिक, ये टॉपिक्स ही लिखते हैं क्या क्या समझने हैं। एक तो केंद्र व राज्य के संबंध, ठीक है ना। यहां से जितनी भी वो बनी है अलग अलग आयोग वो पूछ लेता है, किस आयोग की क्या सिफारिश थी वो पूछ लेता है, और किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो करा देंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो टॉपिक रह जाता है वो लोकल गवर्नेंस का रह जाता है आपका, जिसमें आपको मुझे बताना होगा क्या ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ाऊंगी, और साथ ही साथ पढ़ाऊंगी किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में पढ़ाऊंगी। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में पढ़ाऊंगी। यहां चाहिए 2 दिन, यहां चाहिए 1 दिन, ठीक। जब ये फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत सारे बिल हैं, अंग्रेजों के समय के बिल, ठीक है ना, तो 1773 के बिल से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो भी बिल रहेगा 1946 तक का, आपको जो आप जिसके बेसिस पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है वो सभी अधिनियम कराऊंगी। तो उन सभी एक्ट अधिनियम में लग जाएंगे 2 दिन, तो हो गए अभी तक में आपके 5 दिन, ठीक। फिर 1 दिन आपको चाहिए होगा, महत्वपूर्ण संशोधन कराऊंगी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अलग से कराऊंगी। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, किसके समय पे हुए, 1 दिन इस काम में लग जाएगा। तो हो गए 6 दिन क्लासेस में। उसके बाद आपका शुरू होगा, क्या शुरू होगा? आर्टिकल्स के साथ रिवीजन, आर्टिकल्स प्लस रिवीजन। रिवीजन तो आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने दिन देने हैं? आज की क्लास के बाद 6 दिन देने हैं, फिर हमारा रिवीजन शुरू होगा, ठीक है ना। हाँ, फिर हमारा क्या शुरू होगा? रिवीजन। और रिवीजन कैसे कराएंगे? न केवल एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, सीएचएसएल के करेंगे, है ना, जीडी पीडी फलाना डिगाना सब के। एसएससी ने पॉलिटिकल साइंस से अगर इतना भी पूछा होगा ना, नाखून, तो नाखून के काका सबको उठा लाऊंगी मैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? टॉपिक वाइज रिवीजन कराती चलूंगी, 2 2 3 3, लेकिन रिवीजन ऐसे नहीं कराऊंगी तुम सोचो 1 दिन में एक ही क्लास का रिवीजन होगा ना।
एक दिन में 2-2 क्लासेस के रिवीजन क्विकली तुम भी पढ़ के आया करोगे, फिर मैं क्विकली तुम्हें कोड के साथ चीजें और दिमाग में बैठाया करूंगी, क्वेश्चंस के साथ करा करेंगे। ये मामला अपना रखना है, ये तुम्हारी बहन ने जो प्रॉमिस किया था वो इस तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो भी टाइम बचेगा वो इधर कराऊंगी। पहले मैं ये चाहती हूँ जब भी गागर में सागर जो भी हो उससे पहले मैं तुम्हें प्रिपेयर करा लूं, क्योंकि देखो मेरा कोई भरोसा नहीं है मेरे बच्चे कि तुम्हारी गागर में सागर या तुम्हारी जो मूल मंत्र सीरीज होती है वो मैं करा पाऊंगी, क्योंकि नेचर्स कॉल है, इनके ऊपर है ये जो आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं तो ये चाहती हूं मैं तुम्हें करा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें ऐप पे ही रिवीजन कराती रहूंगी, फिर आगे जो भी होगा वो देख लिया जाएगा। अब आ जाओ, ये तो हमारा ये हो गया। चलो अब जो कल रह गया था वहां से चीजें लिखनी है जो मुझे इंपॉर्टेंट कराने थे। ये नोट डाल दो, भाग 6 के बाद ही नोट डाल देना, ठीक है ना। भाग 6 के बाद ही नोट डाल देना। तनु, कल की आपकी पीडीएफ में आर्टिकल 213 था ही नहीं कि जिसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। नोट किया करो बेटा सारी चीज, ठीक है। नोट में यहां लिख लेना राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं, राज्यपाल की कुछ शक्तियां बतानी रह गई थी, तो राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर्स लिखानी थी, वो लिख लें। कार्यपालिका शक्तियां यानी राज्यपाल की, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स, यही डाल के लिखना। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, है ना। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है ये आपको पता ही है। आर्टिकल 153 से लेकर आप 164 तक 68 तक चले ही थे इसी के बारे में बात करते हुए, ठीक है। तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां इनकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो पहली एग्जीक्यूटिव पावर में याद रखना कि ये चीफ मिनिस्टर व राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। अच्छा एक चीज एक दिन और जोड़ना उसमें, क्योंकि आपका फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एनएचआरसी, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी कराने, एक दिन और जोड़ना उसमें। स्टेट इलेक्शन कमीशन के, हाँ जी, के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कि नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा याद रखना, राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज जो उस स्टेट के अंदर आती हों, यूनिवर्सिटीज का कौन होता है, पदेन कुलापति होता है। कुलाधिपति का पदेन कुलाधिपति यानी कि गवर्नर उस स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का ऑफिशिएटिंग चांसलर होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट है, ऑफिशिएटिंग चांसलर होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि राज्य के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनका ऑफिशिएटिंग चांसलर कौन होता है, तो ऑफिशिएटिंग चांसलर गवर्नर होता है। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है, देखते चलो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और जो नेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें प्रेसिडेंट होता है चांसलर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इसमें चांसलर कौन होगा, जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसमें चांसलर राष्ट्रपति जी रहते हैं, ठीक है। तो राज्य के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज का ऑफिशिएटिंग चांसलर होता है, वह हर यूनिवर्सिटी के कुलपति की, यानी कि चांसलर की ही, कुलपति की नियुक्ति करता है। ये बात याद रखनी है, नियुक्ति करता है, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद दूसरी बात याद रखनी है, मतलब तीसरी बात, कि भैया राज्य के अंदर यानी स्टेट के अंदर आपका पब्लिक कमीशन होता है, जैसे यूपी के अंदर यूपी पीसीएस होता है ना। तो हर राज्य के अंदर एक क्या होता है, बच्चों का आयोग होता है, पब्लिक कमीशन होता है जो एग्जाम करवाता है, ठीक है।
तो लिखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस की बात कर रही हूं, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, पूरा ही लिख लूं, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, स्टेट पीसीएस की बात है। ठीक, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, वह अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन उन्हें हटा कौन सकता है, नियुक्ति करता है लेकिन उन्हें हटा राष्ट्रपति सकता है, ये नहीं हटाएगा, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ये बात याद रखना, न कि राज्यपाल। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहली चीज जो याद रखनी है, चीफ मिनिस्टर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, खुद गवर्नर। दूसरा, स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका ऑफिशिएटिंग चांसलर है, कुलाधिपति है, लेकिन ये तो हर यूनिवर्सिटी में बैठेगा नहीं, तो काम करने के लिए एक कुलपति होना चाहिए, एक चांसलर होना चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट ये खुद करते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का अपॉइंटमेंट भी राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है, लेकिन उन्हें उनके पद से राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, ना कि ये। तो ये चीज इतनी याद रखनी है, अच्छे तरीके से याद रखनी है, मुझे उम्मीद है उतार पाए होगे। अब नेक्स्ट चीज याद रखो, नेक्स्ट चीज जो दो एक चीजों को और याद रख लो, विधायी शक्तियां राज्यपाल की ही रह गई थी उस दिन, विधायी शक्तियां, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं किसकी, गवर्नर्स की। लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर की। पहली लेजिस्लेटिव पावर तो यही है कि आर्टिकल 200 के पहली तो यह है कि वो साइन करता है ना। विधेयक उसके साइन से क्या बनता है, विधेयक उसके साइन से, उसके यानी राज्यपाल, विधेयक राज्यपाल के साइन के बाद, राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी कानून बनता है, ठीक है, बिल राज्यपाल के साइन के बाद क्या बनता है, कानून बनता है, लॉ बनता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आर्टिकल 213 आपको पता ही, अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक, दूसरा, विधानसभा को भंग केवल कौन करता है, राज्यपाल। विधानसभा को राज्यपाल भंग करता है, विधान परिषद तो होती ही नहीं है, राज्यपाल भंग करता है यानी डिसॉल्व करता है। जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल के कहने पर। ये भी विधानसभा को डिसॉल्व करता है, किसके कहने पर, चीफ मिनिस्टर उसकी काउंसिल को कहने पर। फिर उसके बाद बात आती है बेटा जी, विधानसभा को भंग कर लिया इन्होंने, अब उसके बाद बात आती है आर्टिकल 200, ये मैंने आपको बताया भी था कल, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, किसी भी बिल को यानी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है और आर्टिकल 201 में भेज सकता है। किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, रख सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात, विधान परिषद कह लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लो, विधान परिषद कह लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लो, वीपी कह लो। वीपी में कितने, 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, 1/6 सदस्यों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है, क्या करता है, नॉमिनेट करता है।
ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे लोकसभा के सामने कैग की रिपोर्ट को कौन रखता है? राष्ट्रपति जी रखते हैं। कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखता है, ये बताना था। ठीक है, कैसे 2 स्तर होते हैं हमने तो पढ़ा है बजट में 2 स्तर। अरे मैं सब बताऊंगी, बजट वाला टॉपिक भी करना है हमें, बजट वाला टॉपिक करना है मतलब। तो अभी कम से कम 8 क्लासेस लेके चलो या 6 एक साथ, और बजट वाला टॉपिक एक बताना है, क्योंकि मांगे बतानी है, अनुपूरक मांगे क्या होती है, अतिरिक्त अनुदान की मांग क्या होती है, ठीक है ना, डिमांड्स है ना, वो आपने पढ़ा होगा ना, डिमांड्स ऑन ग्रांट्स, ये सब क्या होती हैं, इनके बारे में बताना होगा। तो 8 दिन ले लो अभी। तो अब इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे डालो, ये तुम्हारा इतना तो हो गया। अब इसके बाद एक चीज जो बतानी थी, ये नोट डाल के यहीं पे एक तरफ लिखना विधेयक यानी बिल, यहाँ लिखना विधानसभा, यहाँ लिखना विधान परिषद, और यहाँ लिखना राज्यपाल यानी गवर्नर। जैसे उसमें लिखा था आपने भाग 5 में कि कैसे कैसे काम हो रहा है। विधेयक यानी बिल, कोई भी बिल पास होता है तो कैसे पास होता है ये बताना था, यहाँ पर भी ये बताना है आपको। चलिए, तो देखो सबसे पहले अगर कोई साधारण बिल है, कैसा बिल? साधारण विधेयक बिल है, साधारण विधेयक है, यानी कि एक ऑर्डिनरी बिल है, पहले विधानसभा से पास हो गया, विधानसभा से पास हो गया, आपके विधान परिषद में गया, तो इसको केवल 4 मंथ तक रोक सकती है, 4 मंथ तक रोक सकती है। 4 मंथ तक कैसे रोकती है विधान परिषद? ये देखना, पहली बार में, ये फर्स्ट बार यहां लिखना, पहली बार में 3 माह तक रोक लेगी, फिर भेज देगी कि नहीं इसमें चेंजेस करिए, फिर दूसरी बार में भी जो भी आता है वहां से विधान सभा से, उसे 1 माह के लिए रोक लेगी। तो कितने महीने तक रोक सकती है विधान परिषद किसी नॉर्मल बिल को जो विधान सभा से पास हो चुका है? केवल 4 महीने के लिए। पहली बार में 3 महीने के लिए रोक सकती है, दूसरी बार में 1 महीने के लिए रोक सकती है। उसके बाद 4 महीने बाद वो पास माना जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। यहां नोट डाल के लिख दें, कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता। विधानसभा और विधान परिषद के मुद्दों में, साधारण बिल में भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता, क्योंकि हर राज्य के अंदर तो विधान परिषद नहीं है बेटा जी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बिल जो पास हो गया विधानसभा से, विधान परिषद में गया, विधान परिषद उसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको केवल 4 महीने के लिए रोक सकती है, केवल उसको 4 महीने के लिए रोक सकती है। 4 महीने में पहली बार में उसे, पहली जर्नी में 3 महीने के लिए रोक सकती है, दूसरी जर्नी में 1 महीने के लिए रोक सकती है, कभी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। गवर्नर भैया क्या करेंगे? या तो बिल को पास हो के आया है पास करेंगे, या गवर्नर भैया उस बिल को डिनाई करेंगे, मना करेंगे, या राष्ट्रपति के विचार के लिए रख देंगे आर्टिकल 200, राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखना, विचारार्थ रख लेना, ठीक है ना, हाँ, राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेंगे, या फिर एक बार, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है, इतना होता है, लौटा सकते हैं, ठीक है। ये राज्यपाल भी बड़े घाघ होते हैं बेटा, गवर्नर, ये कह के जो इस बिल को इनको पास नहीं कराना होता है ना, कि राष्ट्रपति जी के लिए रखा हुआ है, और उसे रोक लेते हैं, क्योंकि ये वीटो तो कर ही नहीं सकते हैं, पॉकेट वीटो और ये सारी चीजें तो ये कर नहीं सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी के नाम पे रख लेते हैं, ठीक है ना, तो बहुत चाणपना करते हैं। अब अगर यहीं पे एक सिचुएशन ये होती कि बिल विधानसभा में न लाके विधान परिषद में आता, तो लिखेंगे यहां, यदि प्रस्ताव विधान परिषद में वीपी में पहले आया,
ठीक है, कोई बिल विधान परिषद में पहले आया और उसके बाद वो विधान सभा में गया, तो लिखेंगे विधानसभा ने अगर उस बिल को मना कर दिया, विधानसभा ने मना कर दिया, तो बिल समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पावर यहां पर विधानसभा के पास होती है, क्योंकि इतने स्टेट, केवल 6 ही स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये बात याद रखनी है, अगर बिल पहले विधान परिषद से पास होके गया है, फिर विधानसभा में गया और विधानसभा ने मना कर दिया, बोले हम नहीं कर रहे, तो बिल क्या हो जाएगा बेटा जी? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और मनी बिल के बारे में तो आप जानते हो, मनी बिल में तो स्थिति वही वाली है, विधानसभा सुपीरियर है, विधान परिषद नहीं है। तो मनी बिल कहां पे आएगा? केवल वीएस में ही प्रस्तुत होगा, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, और विधान परिषद इसको केवल 14 दिन तक, 14 डेज तक रोक सकती है, 14 डेज तक रोक सकती है, जैसे राज्यसभा रोकती है। ठीक है, 14 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। प्रेसिडेंट, ये राज्यपाल, गवर्नर साहब क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकते हैं, बस पास करेंगे या राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकते हैं, विचार के लिए रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, बस इतना याद रखना है। ये था जो बताना था। हाँ, विधान, यहां आप खुद ही बताओ कौन सा ज्यादा पावरफुल है, विधानसभा ज्यादा पावरफुल दिख रहा है या विधान परिषद आपको ज्यादा पावरफुल दिख रहा है? अब बताओ, आप खुद ही बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है, विधानसभा ज्यादा पावरफुल दिख रही है या विधान परिषद ज्यादा पावरफुल दिख रही है? जाहिर सी बात है बेटा, जो चीज केवल 6 राज्यों में है वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? तो विधान परिषद की कोई खास वैल्यू है नहीं। एक नॉर्मल बिल भी आप सोचो ना, अगर विधानसभा से पास होके गया है तो विधान परिषद उसको 4 महीने से ज्यादा रोक नहीं सकती है, और अगर वो विधान परिषद से ही पास होके गया और विधानसभा मना कर दे तो सोचो, बिल ही, नॉर्मल बिल भी समाप्त हो जाता है। और मनी बिल में पूरी पावर विधानसभा पे है, इसे 14 दिन में पास करना है। यहां पर भी आप देखो, ये तो पास करेंगे, ये राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते हैं। किसको? मनी बिल को राज्यपाल जी। राष्ट्रपति जी भी कभी पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते हैं। ज्वाइंट सेशन कभी होता नहीं है विधानसभा विधान परिषद का, ये बात विशेष तौर पे याद रखनी है। ये कल परसों भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था जब हम पढ़ रहे थे कि यहाँ ज्वाइंट सेशन नहीं होगा का? क्यों होगा यहाँ ज्वाइंट सेशन? क्योंकि हर राज्य के अंदर है ही नहीं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो ये जो चीजें थी जो बतानी थी, अब आगे बढ़ जाओ, जो बाकी अन्य चीजें बतानी है आ जाओ। हाई कोर्ट पे बात करते हैं, भाग 6 के ही पार्ट है, भाग 6 का ही पार्ट है हाई कोर्ट। जैसे भाग 5 का पार्ट है, पार्ट 5 का पार्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही जब आप स्टेट गवर्नमेंट पढ़ते हो तो स्टेट गवर्नमेंट में आपने पढ़ा किसके बारे में? आपने पढ़ा गवर्नर के बारे में। आपने पढ़ा कि गवर्नर के अलावा विधानसभा विधान परिषद इनमें किस तरीके से बिल पास होते हैं। आपने समझा कि अब आपको समझना है इनकी न्यायपालिका के बारे में, हाई कोर्ट के। भाग 6 चैप्टर 5 आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक आप किसकी बात करते हो? हाई कोर्ट की बात करते हो। हमेशा याद रखना, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, एल्गिन फर्स्ट के समय पे। किसके समय पे? एल्गिन फर्स्ट के समय पर। तो ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1862 में, 61 में। उसके तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे। सबसे पहले 1861 में क्या बना बेटा? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया। उसके बाद 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट बने। उस समय वाइसरॉय था एल्गिन फर्स्ट। कहां कहां बने? मुंबई में बने, कलकत्ता में बने और मद्रास में बने। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, जिन्हें कि आप प्रेसिडेंसीज कह सकते हो अंग्रेजों की, वहां पर क्या बने? 3 हाई कोर्ट बने आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। आज कितने हाई कोर्ट हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो बताएंगे। आज के समय में 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स।
सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट्स कौन कौन से बने हैं तो याद रखना, 22वें नंबर का हाई कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट है, 23वें नंबर का मेघालय हाई कोर्ट है और 24वें नंबर पे त्रिपुरा हाई कोर्ट है। ये तीनों हाई कोर्ट 2013 में बने। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का हाई कोर्ट 2013 में बने, 22, 23 और 24 नंबर का। और 25वें नंबर का हाई कोर्ट जो लेटेस्ट हाई कोर्ट बना 2019 में, अमरावती हाई कोर्ट बना। कितना? अमरावती हाई कोर्ट। तो पहली चीज कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत, जो कि 1861 में आया था, वाइसरॉय एल्गिन फर्स्ट था, उसके बाद भारत के अंदर 1862 में पहली बार 3 हाई कोर्ट बने थे। कलकत्ता में बना था, मद्रास में बना था जिसे चेन्नई बोलते हो आप, और बना था मुंबई में। ये सब तीनों ही प्रेसिडेंसीज थी अंग्रेजों की। फिर उसके बाद आज इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं। किसके लिए काम करते हैं ये हाई कोर्ट? स्टेट्स के लिए भी काम करते हैं और यूनियन टेरिटरीज के मामलों की भी सुनवाई होती है इन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के ऊपर किसका एक तरीके से कंट्रोल रहेगा? तो एक चीज याद रखो, हाई कोर्ट है किसका विषय? तो हाई कोर्ट अगर पूछा जाए आपसे कि किसका विषय है, तो हाई कोर्ट विषय तो है किसका? राज्य का। हाई कोर्ट किसका विषय है? राज्य का। कल आप पढ़ रहे होगे इस बात को। हाई कोर्ट विषय है राज्य का, जेल विषय है राज्य का, सुप्रीम कोर्ट किसका विषय है? वो संसद का विषय हो जाता है। तो यहां देखेंगे वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बना 25वें नंबर का, वो अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है मैम, बिल वीपी से वीएस में किन कारणों से? बेटा बिल एक, अगर 2 हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस से पास होना होता है, इसीलिए एक हाउस से जब पास हो जाता है तो फिर दूसरे हाउस में जाता है कि आप यहां से भी पास करा दो। आ रही बात समझ में? इसीलिए बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और विधानसभा से विधान परिषद या विधान परिषद से विधानसभा में आता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? सबसे पहले मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट है। ठीक है, अमरावती 25 नंबर का है, 2019 में बना। आ जाओ अब आर्टिकल 214 से समझते चलते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 214 क्या कहता है, 214 क्या कहता है, ध्यान से समझना। आर्टिकल 214 कहता है हर एक स्टेट के अंदर एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। आपको पता है 213 तो क्या कहता है? राज्यपाल का ऑर्डिनेंस की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 सबसे पहले कहता है हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन यही आर्टिकल 231 ने भी एक बात कही है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 214 ये कहता है हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। इसका मतलब हर राज्य के अंदर के जो विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उन सबको सॉल्व करने के लिए एक हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 231 क्या कहता है? 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए या एक यूनियन टेरिटरीज के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, यानी एक हाई कोर्ट इतने सारी जगह काम कर सकता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है कलकत्ता का हाई कोर्ट, जो वेस्ट बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है उसका भी हाई कोर्ट है। मेरी बात समझ गए? आर्टिकल 214 कहता है कि भारत का हर राज्य जो होगा उसका एक हाई कोर्ट होगा, और यह बात सच भी है। फिर आर्टिकल 231 कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है। तो जैसे आपका कलकत्ता का हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल के लिए, पूरा स्टेट है उसके लिए, और अंडमान निकोबार के लिए भी काम करता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि अंडमान निकोबार के लिए कौन सा हाई कोर्ट है, तो आपको बताना होगा कलकत्ता हाई कोर्ट। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट भी एक रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में काम करता है। यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट कोर्ट के रूप में काम करता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट या निर्णय आता है उसे नोट कर लिया जाता है और भारत के किसी भी कोर्ट में उसी निर्णय को माना जाएगा, ऐसे ही हाई कोर्ट में जो भी निर्णय दिए जाएंगे उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे उन सब में उन रिकॉर्ड्स के, उन जुडिशियल जजमेंट्स को माना जाएगा। हाई कोर्ट के निर्णय, इसका मतलब यही है, हाई कोर्ट के निर्णय लोअर कोर्ट्स में रिकॉर्ड के रूप में मान्य होंगे कि हाई कोर्ट में यह फैसला आया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छे तरीके से हुआ?
बेटा अभी प्रीति आपका जो डाउट है वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चिराग कल क्लास नहीं ली थी क्या? कल क्लास नहीं ली थी क्या? आर्टिकल 200 राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, 201 उसे भेज सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजेगा, ठीक है। तो चिराग क्लास लिया करो बेटा जी, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 214 215 दोनों दिमाग में होंगे। 216 कहता है हाई कोर्ट की संरचना कैसे होती है, यानी हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, कितने और अदर जजेस होंगे। तो हर हाई कोर्ट में एक तो होगा चीफ जस्टिस और कुछ अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या संसद यानी पार्लियामेंट तय करेगी। यहां तय कौन करेगा? पार्लियामेंट तय करेगी। इसमें कोई ये नहीं कह सकता, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि किसी भी हालत में, बेटा चैप्टर 5 भाग 6 हाई कोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि कितने जजेस होंगे। हर हाई कोर्ट में, हर स्टेट के लिए जो हाई कोर्ट बनाया गया है उसमें अलग अलग जजेस हैं, ठीक है। सदस्य संख्या संसद तय करेगी उस स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से। फिर से समझें, 214 कहता है हर स्टेट का एक हाई कोर्ट, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट, रिवीजन करते चलें, 1 हाई कोर्ट होगा, ठीक है। 231 यही एक बात कह देता है कि एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा 2 स्टेट या 2 से भी ज्यादा स्टेट्स के लिए, 2 स्टेट्स प्लस यूटीज के लिए काम कर सकता है, हो सकता है, ठीक। 215 ये कहता है ये एक रिकॉर्ड कोर्ट होगा, हाई कोर्ट एक क्या होगा? रिकॉर्ड कोर्ट होगा, यानी इसके जो निर्णय हैं वो इससे लोअर कोर्ट्स के ऊपर मान्य होंगे, ठीक है। 216 क्या कहता है? हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट की संरचना। तो पता लगता है कि हाई कोर्ट की संरचना में क्या होगा? एक तो होगा चीफ जस्टिस और बाकी होंगे अन्य सदस्य। कौन होंगे? अन्य सदस्य। और कितने सदस्य होंगे ये संसद तय करेगी। कौन करेगी? संसद तय करेगी कि कितने सदस्य होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ जाओ। 217 कहता है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। भाई मोहित कुमार कह रहे हैं यूपी में 2 हाई कोर्ट हैं। कहां, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? यूपी में 2 हाई कोर्ट हैं? अच्छा प्रभु, हमें भी बताओ कौन कौन से 2 हाई कोर्ट हैं, हम भी जाने। वो बेंच होती है पगलुओं, बेंच, पीठ। ज्ञाता लोगों, बेटा जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि मैं क्लासेस ले पाऊँ बच्चा, और जब मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं आपके लिए क्लासेस ले ही लेती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस इसलिए नहीं ली मैंने आपकी क्योंकि मेरा मन नहीं करा, ठीक। जब तबीयत ठीक नहीं होती तो नहीं हो पाता, क्लास नहीं हो पाती। क्लियर? चलो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। चलो बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हाँ तीनों में स्थापना की गई। 25 हाई कोर्ट हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बताएं। चलो तो नियुक्ति करवाएं अब इनकी अच्छे तरीके से, ठीक ठीक ठीक। चलो तो नियुक्ति करवाते हैं अब इनकी। 217 हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति। तो हाई कोर्ट के जजेस का कि मुख्य जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का
अपॉइंटमेंट हमेशा याद रखना है कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले जो चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करेंगे, फिर उसकी सलाह पर बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। ऐसे ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, किसकी सलाह पर, गवर्नर की सलाह पर। और अन्य जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, किसकी सलाह पर। अब क्योंकि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी हो गया है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर दोनों की सलाह पर करेंगे। मेरी बात समझ पाए, अच्छे तरीके से समझ पाए। 214 आर्टिकल 214 हर स्टेट के लिए एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, और भारत के 28 राज्यों के लिए एक एक हाई कोर्ट नियुक्त है। आर्टिकल 231, एक हाई कोर्ट 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए काम कर सकता है। ठीक है, और फिर बात आती है 215 कि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में काम करता है, यानी इसके निर्णय लोअर कोर्ट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है ना। फिर आती है 216 संरचना क्या होती है, तो एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं। कितने होंगे अदर जजेस, हर स्टेट के हाई कोर्ट के हिसाब से ये उस स्टेट की जनसंख्या पर डिपेंड करता है, उस स्टेट के अंदर कितने केसेस हो सकते हैं इस पर डिपेंड करता है, तो संसद तय करती है। 217 हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन सलाह लेते हैं किसकी, गवर्नर की, क्योंकि उस स्टेट में गवर्नर है। और अदर जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन यहां सलाह गवर्नर के साथ साथ चीफ जस्टिस की लेंगे। इनका टेन्योर कितने साल का होता है, 62 ईयर। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर कितना बताया था, 65 ईयर्स। ये एक बड़ा अंतर है। ये अपना रिजाइन किसे देते हैं, तो हस्तलिखित त्यागपत्र किसको देते हैं, हाथ से लिखकर प्रेसिडेंट को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपना हैंड रिटन रेजिग्नेशन किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस भी यही करते हैं। ये बात याद रखनी है। हटाने का तरीका वही है, 124(4) में जो दे रखा है, पद से हटाना। आधार वही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है कि उन्होंने अपने पद पे रहते हुए कुछ गड़बड़ी की है या एलिजिबल रहे हैं, असमर्थता। सारी प्रक्रिया वही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह, सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही रहती है। हटाने की बिल्कुल उसी तरीके से हटाया जाएगा और संसद के अंदर ही यह मामला लेके आया जाता है, तब इन्हें हटाया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रोसेस भी कहां रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही आपके किस में रहेगी, पार्लियामेंट में रहेगी। तो यह बात विशेष तौर पर याद रखनी है। ठीक है ना। हाँ, किसी को पता पड़े, एक आध कोई ऐसा गुमराह सा घूम रहा हो कि नहीं साहब हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पूरा प्रोसेस बताया था, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाना है, उसी तरीके से यहां इन्हें भी हटाया जाना है। ठीक है ना। हाँ जी, आ रही बात समझ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए, ये बात भूलनी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं भूलनी है, गड़बड़ी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हटाने की प्रक्रिया में यहां एक नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, नोट। हटाने की प्रक्रिया तो आपको पता ही है, तो हटाने की प्रक्रिया लिख दें वी रामस्वामी, वी रामस्वामी 1993 में सबसे पहले इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाया गया था। वी रामास्वामी जो कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनके हटाने के लिए सबसे पहले ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वी रामास्वामी जो कि लिखेंगे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे, धीश थे, को हटाने के लिए लाया, महाभियोग लाया गया था। हटाने के लिए क्या लाया गया था, महाभियोग लाया गया था। गया था। ठीक है, बस इतना ही बहुत रहेगा।
आर्टिकल 219 किसके बारे में बात करता है? शपथ के बारे में। इन्हें शपथ ओथ कौन दिलाता है? तो बेटा अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस बात को ध्यान से समझना। इनकी नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है उस पर सिग्नेचर किसके हैं? प्रेसिडेंट के। लेकिन इन्हें ओथ कौन दिलाएगा? ओथ दिलाएंगे गवर्नर साहब। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट एक एक बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक, आ रही बात समझ में? अब आर्टिकल 220, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन होता है जजेस पर हाई कोर्ट के। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? कि जिस हाई कोर्ट से ये रिटायर हुए हैं उसे छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट में ये वकालत कर सकते हैं 62 साल की उम्र पूरी होने के बाद। ये जिस भी हाई कोर्ट में काम कर रहे थे उस हाई कोर्ट को छोड़कर किसी अदर स्टेट के हाई कोर्ट में एज अ वकील काम कर सकते हैं। याद रखें 219। ओथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि बच्चे को लगता है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जब प्रेसिडेंट करते हैं तो ओथ भी, शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाते होंगे। नहीं, राज्यपाल दिलाते हैं। और यह बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि हाई कोर्ट का जो जज होगा, जिस स्टेट के हाई कोर्ट में वो जज था, जब वो रिटायर हो जाता है 62 साल की उसकी उम्र हो जाती है, उसके बाद वो किसी अदर स्टेट के अंदर वकालत कर सकता है। आर्टिकल 221 वेतन की बात करता है। चीफ जस्टिस जो होगा उसको 2.5 लाख और अदर जजेस को 2.25 लाख मिलते हैं। और पैसा कहां से मिलता है? संचित निधि से। लिखेंगे पैसा कहां से मिलता है? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से। पैसा कहां से मिलता है? संचित निधि से ये पैसा मिलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। 222 कहता है ट्रांसफर। राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के जज की, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या कर सकता है? ट्रांसफर करा सकता है किसी जज का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। आ रही बात समझ में? तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या कराया जा सकता है? जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कराया जा सकता है। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कराया जा सकता है। विपुल पूछ रहे हैं मैम जज का कार्यकाल इतना ज्यादा 65 क्यों रखा? सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 है, इनका तो 62 है। कार्यकाल इसलिए ज्यादा रखा जाता है, इस उम्र तक रखा जाता है, 65 वर्ष तक आपको काम करना है। कारण यह है, आप जब जज बनते हो तो एक बहुत लंबा समय बीत जाता है। आप जब जज बनते हो तो एक बहुत लंबा समय बीत जाता है जज बनने में, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे कैसे बच्चों वाले प्रश्न भी पूछ लेते हो यार तुम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखना, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर प्रेसिडेंट की सलाह, प्रेसिडेंट जी ही करते हैं और सीजेआई की सलाह लेते हैं। शिवम आपका भी कमेंट ले आए। अब आती है 223, हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यानी कि अगर हाई कोर्ट में भी उस समय पर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, तो राष्ट्रपति जी उस हाई कोर्ट में, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट में नहीं है, किसी सीनियर मोस्ट जज को ऑफिशिएटिंग यानी एक्टिंग सीजेआई तो नहीं कहूंगी, सीजेएच, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना देता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था। 224 कहता है अतिरिक्त न्यायाधीश यानी एडिशनल जजेस की नियुक्ति भी की जाती है हाई कोर्ट में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि जरूरत होती है। लेकिन कितने समय के लिए करते हैं राष्ट्रपति जी? 2 साल के लिए। 2 साल से ज्यादा के लिए राष्ट्रपति जी एडिशनल जजेस की नियुक्ति नहीं करते। कुछ मामलों में मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वाइट डिफरेंट है। एक चीज तो याद रखना, हाई कोर्ट के जजेस को शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। दूसरी बात याद रखनी है कि हाई कोर्ट में
अगर उस समय पर किसी भी जज का ट्रांसफर करना है तो वो राष्ट्रपति जी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह पर करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, अगर हाई कोर्ट का उस समय चीफ जस्टिस नहीं है तो राष्ट्रपति जी किसी एक्टिंग यानी सीनियर मोस्ट जज को उसी हाई कोर्ट से, जैसे सपोज करो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में इस समय कोई चीफ जस्टिस ना हो, मुख्य न्यायाधीश ना हो, तो सबसे सीनियर जज को राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट साहब क्या बना देंगे, राज्यपाल नहीं, प्रेसिडेंट साहब क्या बना देंगे कि जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक आप एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रूप में काम करेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे ही एडिशनल जजेस की जरूरत होती है, अतिरिक्त जजेस की जरूरत होती है जब कोर्ट पे ज्यादा केसेस होते हैं। उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। यह बात याद रखना, रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति जैसे सुप्रीम कोर्ट में कौन करता था, सुप्रीम कोर्ट में भी रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते थे, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर। यहां पर भी रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन सलाह लेगा राष्ट्रपति की। हाई कोर्ट में एडॉक जजेस कभी नहीं होते, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। 226 हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। आपको पता ही है रिट क्या होती है। रिट जिसमें आपको मैंने बताई थी क्यूओ वारंटो, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सारी 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। हैबियस कॉर्पस जिसे बोलते हो, हैबियस कॉर्पस जिसे बोलते हो, शरीर प्राप्त करना। ठीक है। दूसरी कौन सी रिट होती है? ये पहली रिट है आपकी, ऐसे तो नंबर 1 तो नहीं डाल सकते। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, फिर उसके बाद प्रतिषेध हो गई, प्रतिषेध, ठीक है, फिर आपका उत्प्रेषण हो गई, सर्टोरी, प्रतिषेध उत्प्रेषण हो गई, फिर आपका हो गया जिसे मैंडेमस कहते हो आप, मैंडेमस कहते हो, मैंडेमस, ठीक है, मैं आदेश देता हूं जिसे आप परमादेश कहते हो, परमादेश। और लास्ट हो गया आपका क्यूओ वारंटो, अधिकार प्रक्षा। तो हाई कोर्ट भी अधिकार प्रक्षा, तो हाई कोर्ट भी इन 5 तरीके की रिट को जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और सामान्य कानून पर भी रिट जारी कर सकता है। तो कई जगह बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है, नहीं करता, हाई कोर्ट भी 5 ही रिट जारी है, लेकिन हाई कोर्ट सामान्य कानूनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये वाली बात याद रखनी होती है। अब देखो बहुत इजी है, हाई कोर्ट्स की सूची देख लो। यहां खंडपीठ जरूर इंपॉर्टेंट होती है, उसे बहुत ध्यान से समझना है। उच्च न्यायालय की सूची, कलकत्ता हाई कोर्ट किस किस को डील करता है? तो याद रखना, वेस्ट बंगाल पूरे स्टेट के लिए और अंडमान निकोबार के लिए। और इसकी कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच कहां बैठती है? इस कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच होती है पोर्ट ब्लेयर में, क्योंकि अंडमान निकोबार में भी को भी कवर करता है। ठीक है। मुंबई हाई कोर्ट जो है, मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, ये भी एक स्टेट है, गोवा ये भी एक स्टेट है, तो 2 स्टेट्स को कवर कर रहा है। कौन सा? मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट 2 स्टेट को कवर कर रहा है, ना कि महाराष्ट्र के 2 हाई कोर्ट्स हैं। ये स्टार्टिंग में जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था इसके जवाब मिल गए होंगे। हर स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, लेकिन एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए काम कर सकता है। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल है, मुंबई हाई कोर्ट पूरे महाराष्ट्र के लिए भी है और गोवा के केसेस के लिए भी है। यह नहीं है कि किसी स्टेट के पास 2-2 हाई कोर्ट हो, नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरी जो अब एक बन गई है, उनके लिए भी है। तो अलग अलग जगह इसकी क्या बनाई गई हैं? अलग अलग जगह इसकी खंडपीठ यानी बेंच बनाई गई है। गोवा में भी है, पणजी में भी है, नागपुर में भी है, औरंगाबाद में भी है। मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों के लिए काम करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में, इसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। तो वो जो बच्चा पता नहीं कहां से किस लॉजिक में बोल रहा था, वो थोड़ा ध्यान रखे अपना। ठीक है। अच्छा, श्रीनगर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए काम करता है। ये याद रख लेना, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। जैसे मुंबई हाई कोर्ट है ना, मुंबई हाई कोर्ट किस, आपसे पूछ लिया दादर और नागर हवेली या दमन और दीव
में विवादों के लिए ये क्षेत्राधिकार किस हाई कोर्ट के अंडर आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, दमन दीव, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? पीठासीन, अगर मैम कोई दिक्कत ना हो तो बता दीजिए। ठीक है, अभिजीत, ये बहुत लंबे समय से ये शब्द आ रहा है पीठासीन, आपने शायद बीच में क्लासेस छोड़ी हैं। पीठासीन का मतलब होता है जो उस समय उस मीटिंग का हेड है। पीठासीन का मतलब होता है मीटिंग हेड, मीटिंग हेड। जैसे लोकसभा की जब मीटिंग हो रही है, सारे एमपीज बैठे हुए हैं, तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी मीटिंग के हेड हैं कि आपस में कोई लड़ाई ना हो जाए, उन्हें कहा जाता है पीठासीन। जो उस मीटिंग में पीठ में बैठे हैं, आसीन हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? ये विशेष तौर पर देख लीजिएगा। फिर जोधपुर जो आपका हाई कोर्ट है, किसको? पूरे राजस्थान को देखता है। हैदराबाद तेलंगाना, जबलपुर मध्य प्रदेश, एर्नाकुलम जो हाई कोर्ट है वो केरल के लिए है, केरल को देखता है। लक्षद्वीप में इसकी बेंच है, तो याद रखना लक्षद्वीप के लिए भी यही काम करेगा, एर्नाकुलम हाई कोर्ट। ठीक है, अहमदाबाद हाई कोर्ट पूरे गुजरात के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट पूरे दिल्ली के लिए, शिमला हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये यहां पर दे रखे हैं। 23वें नंबर पर इम्फाल हाई कोर्ट मणिपुर के लिए, अगरतला हाई कोर्ट त्रिपुरा के लिए, और 25वें नंबर पे आपको पता है अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए काम कर रहा है। तो ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है। विश्वास पूछ रहे हैं, आपने बताया प्रत्येक राज्य का राज्यपाल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है, तो वेस्ट बंगाल में सीएम ने कैसे अमेंड में समझ नहीं पाई बेटा जी। याद रखें, पदेन कुलापति का मतलब होता है कि वो ऑफिशिएटिंग क्या है, चांसलर है, लेकिन काम तो हर यूनिवर्सिटी में एक चांसलर के माध्यम से ही होगा। तो हर चांसलर की नियुक्ति वो खुद करता है, कौन? गवर्नर करता है। ठीक है, खंडपीठ का मतलब होता है बेटा जी कि देखो, ये देखो, खंडपीठ या बेंच का मतलब होता है कि जैसे आपका मुंबई में हाई कोर्ट है, और देखो ये किस किस के लिए काम कर रहा है। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कोई केस है तो वो मुंबई हाई कोर्ट में ही जाएगा, मुंबई ही हाई कोर्ट है। गोवा के लिए, दमन दादर नागर हवेली सब के लिए। अब बेटा ऐसे में ये जजेस केवल अगर मुंबई में ही बैठेंगे, ये हाई कोर्ट अगर मुंबई में रहेगा और कहीं पे भी केस नहीं डाला जा सकता होगा, तो भाग भाग के दादर और नागर हवेली से भी किसी को कहाँ आना होगा? मुंबई। लेकिन ऐसे में अगर बेंच, खंडपीठ इनकी नागपुर में भी है, गोवा में भी है, पणजी में भी है, औरंगाबाद में भी है, तो यहाँ जो जजेस बैठे हुए हैं वही जो भी सुनवाई करेंगे वो यही मानी जाएगी कि मुंबई हाई कोर्ट की ही सुनवाई है। तो इसे कहते हैं बेंच। बेंच का मतलब ये नहीं है कि जजेस को बेंच दे दी गई, बेंच पे बैठ गए। बेंच का मतलब यहां पर भी जजेस बैठते हैं, जजेस के बैठने का अरेंजमेंट है, यहां पर भी सुनवाई होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो उसे आप खंडपीठ या बेंच कहते हो। ठीक, कोई वकील जज बन जाने के बाद, जब आप जज बन गए हो तो जितने समय तक आप जज हो तब तक आप वकालत नहीं करोगे। जब आप रिटायर हो जाओगे, आप हाई कोर्ट के जज थे, आप वकालत कर सकते हो किसी अदर स्टेट्स के अंदर। ठीक है, आ रही बात समझ में? शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। समझ में आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बात है। अब देखो बेटा, अधीनस्थ न्यायालय समझ लो, लोअर कोर्ट्स, जिले के जो न्यायालय होते हैं, ये भी भाग 6 के अंदर आते हैं, चैप्टर 6 में आते हैं। 233 से लेकर 237 तक आर्टिकल तक आते हैं। 233 में है जिला न्यायाधीश, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति कौन करता है। तो हमेशा याद रखना, यहां कभी भी राष्ट्रपति मत लिखना, राज्यपाल लिखना, गवर्नर लिखना। एक मूवी आई थी, वेब सीरीज आई थी, आश्रम 2 या 3 करके, उसमें एक बहुत ही ग्लिच था, बेवकूफी भरा। वो बेवकूफी भरा ग्लिच क्या था? एक बात बताओ, किसी भी लोअर कोर्ट, वो ये होता है कि जज को जज जो है वो आश्रम वाले बाबा जी को बुला रहा है कि तुम आओ। वो लोअर कोर्ट का जज है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, तो वो क्या कह रहा है कि उसको हटाओ,
और उसको हटाने के लिए वो चीफ मिनिस्टर से कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब तुम हटा दो। अरे पगले, ये काम चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ये काम किसका है? ये काम होता है गवर्नर का। क्यों? आर्टिकल 233 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, उनका ट्रांसफर भी राज्यपाल करेंगे। क्या करेंगे? उनका ट्रांसफर भी कौन करेंगे? राज्यपाल ही करते हैं। उनका ट्रांसफर भी कौन करते हैं? राज्यपाल। नियुक्ति जब राज्यपाल के हाथ में है तो ट्रांसफर भी किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में है, ना कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में। आ रही बात समझ में? हाँ बेटा, उनको नियुक्ति भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको पद से हटाना भी, उनका ट्रांसफर भी, सब किससे माध्यम से है? राज्यपाल के माध्यम से। ठीक है ना? और वो किसकी सलाह लेते हैं? राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की सलाह नहीं लेता है यहाँ पे, हाई कोर्ट के जजेस की सलाह लेता है यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, तो जो लोअर कोर्ट होते हैं जिले में, अगर आपको उसका जज बनना है तो क्या चाहिए? भारत का नागरिक और कम से कम 7 साल तक आप किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहे हो। तो यहीं आपका ये टॉपिक खत्म होता है। हाँ, यही टॉपिक खत्म होता है। यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। विश्वास, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। मैंने कहा पदेन कुलपति। अरे पगलू, पदेन का मतलब वो काम थोड़ी ना करेगा, वो तो नाम का है, वो तो नाम का है। बाकी काम करने के लिए एक एक कुलपति की नियुक्ति खुद करते हैं। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? सीएम नहीं करते हैं, सीएम नहीं करते हैं। एक बच्चा प्रिया पूछ रही है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में बन सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट में आप रिटायर हो जाते हो 62 साल में, और सुप्रीम कोर्ट में आप काम करोगे 65 साल की एज तक, तो आपके पास 3 साल बचे। आप हाई कोर्ट के जज से रिटायर हो चुके हो और आपका नाम सीनियरिटी की लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट में डाल के भेजा गया कॉलेजियम द्वारा, आप आराम से बन सकते हो। क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब समझने हैं। जितनी बार समझोगे अच्छे तरीके से हो जाएगा। बेटा, खंड या बेंच में बच्चा पूछ रहा है, इसमें भी सीजेआई होता है क्या? मतलब इसमें भी चीफ जस्टिस होता है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में एक ही होगा, एक हाई कोर्ट में एक ही व्यक्ति चीफ जस्टिस बनता है। आ रही बात समझ में? चलो अब चलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? चलो, ये पूरा मिलेगा आपको, उसको अच्छे तरीके से करना। हाँ, वकील क्यों नहीं बन सकता? जज बन सकता है, एग्जाम दो, हो जाएगा।